ना मीटर रहेगा ना रीड रहेगा कि इसके अंदर हमारा दादा आ गया भाई। बीजेपी गवर्नमेंट टूट जाए, खूब सपोर्ट करी मैंने कांग्रेस पार्टी। भाई साहब तो मेरी जमा जड़ खोद है, मैं तेरा नाम ले दूंगा। कपड़े काट के लड़ा करते, हम तो कपड़े पहन के जा ये कुर्ता भी नहीं पाया करता। वो कहेंगे फलानी जाति बैठी, ये फलाना धर्म बैठा है। उससे में जाट का बहुत बड़ा वोट था, उसका नेतृत्व तो आपको चुमार करता मिलेगा। प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहा था, इसका मतलब वो तिरंगे से बड़ा इसको मान रहा है। मोदी अगर प्रजातंत्र के तहत ताना से अपने आप को घोषित करे तो किस तरह का ताना सा हो? ये जब तक जिएगा मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, क्यों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हो? इसको कौन रोकेगा? इलेक्शन 100% 26-27 में होगा, 27 में होगा। जाट वर्सेस 35 इकट्ठे हो जाओ, एक समाज का टारगेट करके गाली दे रहा है, इसको रोको, हम सहन नहीं करेंगे। गोबर पी गया था, मैं उसका गोबर लेके आई। हम कभी राक्षस ना कभी थे ना आज हैं। हजार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ हस्ती हमारी मिटती नहीं, ये दर्द है। मन ऐसा लगा कि शराब गलत जगह यूज कर लिया, जो विफल हो गया। क्यों? तो शराब पाकिस्तान ने दे देने, फिर रोज मनस मारने लगा। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान हैं, जाने माने चेहरे हैं, किसान नेता सुरेश कोच जी। सबसे पहले तो बड़े भाई को राम राम, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी राम और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर आपका। धन्यवाद। हमारा जो पॉडकास्ट रहता है वो ज्यादातर आपके जीवन के इर्द गिर्द घूमे, दूर नहीं जाएंगे। कोथ गांव है आपका, जिला हिसार है, संधु गोत्र से आप लोग आते हो, ये सही है सर? जी सही जानकारी लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो किसान वाली बात आपने, भारतीय किसान का, ये आपने इंडियन फार्मर का जैकेट भी डाला हुआ है। किसान थे, किसान परिवार में पैदा हुए, बाद में पॉलिटिक्स ये कब से स्टार्ट करी? देखिए, किसानों की राजनीति में या आंदोलन में जाना मेरी अकस्मात घटना थी। जी, जैसे सन 1988 की बात है, 88 की 87 की बात है। अकाल वाली साल थी शायद, अकाल पड़ रहा था हरियाणा के अंदर जी। उसमें वोट कबल्लभ के ऊपर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक आंदोलन लड़ा था जी। हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग गए थे। उससे पहले मेरे को कोई इन बातों का कोई जानकारी नहीं थी कि किसानों के भी संगठन हो जाएगा। कम पढ़े लिखे थे, 10वीं तक पढ़ा हूं, अब तो मैंने बीए कर ली। वहां जाके पता चला, वैसे वो ज्यादातर मुद्दे गन्ने के थे। वहां जाकर के देखा कि किसान का संगठन भी हो सकता है, किसान लड़के अपनी आवाज भी मनवा सकता है, एक टीम बना के सामने खड़े होकर सवाल कर हो सकता है जी। मैं बुजुर्गों के साथ गया था, सिर्फ 10 दिन हम वहां गए। वो हमारा किसान आंदोलन में पहला अनुभव था जी। फिर मैं, जैसे ये गांव जो हमारा खोत है जी, इसका नाम पहले खोत होता था। खोत जी। खोत एक परंपरा होती थी जिसको जमींदारी परंपरा के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में जी। और पीछे पट्टी सराली से आए हुए हैं, वहां से किसी आक्रांता के दबाव में आ तो यहाँ गए, मगर अपना नाम यूं का यूं रख लिया। वहां के हम खोत थे जी। ये हमारे 2 गांव है, छोटी बड़ी कोथ। यहाँ पंचायती परंपराएं बड़ी अच्छी रही है। जो पंचायतों में आना जाना मेरा बचपन से था, उसका मैंने शौक था। ये अकस्मात गया था, उसका शौक था। गांव में शराब वगैरह की बंदी होती थी, मैं पंचायत में सुनने जाया था जी। तो वहां बुजुर्गों को बोलता हुआ अच्छा लगता था। उसके बाद मेरी फिर वो पंचायतों में जाने की और आंदोलन में जाने की जर्नी शुरू हुई जी। सबसे पहले संगठन कौन सा ज्वाइन किया था? बगैर संगठन गया था मैं 10 दिन। नहीं, पहले बगैर संगठन गए, उसके बाद मैंने चौधरी घासीराम की बीकेयू ज्वाइन करी। जी जी। चौधरी घासीराम के साथ 1992 से लेकर के कंडेला आंदोलन तक हम लगातार उनके साथ रहे जी। राजनीतिक गुरु कौन बनाया? राजनीतिक गुरु नहीं कह सकते हमें, हाँ मेरे जीवन के ऊपर देवीलाल परिवार का प्रभाव रहा है।
परिवार से या किसी व्यक्तिगत से? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, चौधरी देवलाल की जीवन से बल्कि उससे ज्यादा प्रभावित रहा। उनसे प्रभावित थे? हाँ जी। क्योंकि हम छोटे किसान हैं और उस समय किसानों का लगभग हरियाणा प्रदेश में एक ही मत था, देवलाल अपना नेता जी। हम पीढ़ियों से उनके वोटर की हैसियत से रहे हैं। 2001 में मैं जब मेरी खाप का जनरल सेक्रेटरी बना, उससे पहले इन चीजों का हमने थोड़ा सा गढ़ा, फर्क भी नहीं था। हम आम पंचायती थे, किसी भाई दो भाइयों का रोड़ा हो गया, जी जी हाथ जोड़ के समझौता करवा दिया, इतने तक सीमित जी। राजनीतिक जानकारी की जहां तक बात है, राजनीतिक जानकारी हमने कंडेला आंदोलन के बाद ही आनी शुरू हुई है। 2.5 मिनट में कंडेला आंदोलन को दर्शाइए प्लीज। कंडेला आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो बिजली का आंदोलन था, बिजली के बिलों पर। जी। वो पहला 1992 में निश्चिंग कांड हुआ था भजनलाल के जमाने। जी बिल्कुल। वो टैरिफ और तो क्या फ्लैट रेट का विवाद था। फ्लैट रेट अचानक 25% रेट बढ़ा दिए थे बिजली के कनेक्शनों के ऊपर भजनलाल ने। उस समय सरकार के से किसानों ने विद्रोह कर दिया, बे हम आपका ये बढ़ा हुआ रेट नहीं देंगे, अगर आपने हमारे से बिजली बिल भरवाने हैं तो हमारे साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। उसने सरकार ने किसानों से बात नहीं करी, किसान ने विद्रोह कर दिया, बिल बंद कर दिए। 1992 तक 2000 से लेकर के 2000 तक जब कंडेला आंदोलन हुआ, तब तक किसानों ने बिजली के बिल नहीं भरे। इससे जिम्मेवार कौन रहा उनका? सरकार। सुन, मैं बता रहा हूं आपको जी। सरकार जिम्मेवार थी, भजनलाल ने बात नहीं करी जी। भजनलाल ने बात नहीं करी तो फिर आ गया 2000 का इलेक्शन। 2000 के इलेक्शन में ओम प्रकाश चौटाला जी उस पार्टी को लीड कर रहे थे, इंडियन नेशनल लोकदल जी। उन्होंने एक नारा दे दिया, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा। पूरा किसान उनके साथ कुछ पहले था, फिर और ज्यादा ताकत ला करके किसानों उनको सत्ता दिलवा दी। क्योंकि भजनलाल के जमाने से लेकर के चौधरी बंसीलाल भी बीच में 3 साल आए, निशंग हो लिया था, मंडियाली हो लिया था, कादिमा हो लिया था, बड़े बड़े कांड हो लिए थे। और प्रदेश में लगभग 25 किसान कांग्रेस का जमाने में, कांग्रेस या बंसीलाल का जमाने में शहीद हो चुके थे। जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब यह नारा दिया, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, पूरा किसान ने ताकत लाकर उनको सत्ता दे दी। तब उन्होंने किसानों ने कहा कि आप बिल माफ करिए। ओम प्रकाश चौटाला कहने लगा, भाई मैं वर्ल्ड बैंक की शर्तों से बंधा हुआ, 100% माफ नहीं कर सकता, मैं आपका 75 माफ कर दूंगा। किसान इस बात पे बिगड़ गया, जी नहीं, आपने कहा तो मीटर रीडर ही नहीं रहेगा। इस बात के ऊपर वो आंदोलन का वो विवाद बढ़ के आंदोलन हुआ था। कंडेला के अंदर चौधरी घासीराम की अध्यक्षता में धरना लगाया गया। लगभग 1 महीने तक धरना शांति प्रिय तरीके से चला। कई बार सरकार के साथ वार्ता हुई मगर कोई निर्णय नहीं निकल पाया। आखिरी में एक वार्ता हुई थी जिसमें अजय सिंह चौटाला और संपत सिंह उस वार्ता में आए थे। किसान यूनियन के बहुत से लोग उसमें गए थे, रेस्ट हाउस में। वो उस समय हमने रोड रोक लिया था, पहले हम साइड में बैठे थे, उस समय हम रोड के ऊपर आए हुए थे। भाई सरकार हमारी बात मानने, आपने तो नारा ला के वोट ले रखे, इसलिए हम आपको 1 पैसा नहीं देंगे। तो उस वो जो वार्ता फैल हुई, डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक थे, डीसी यहाँ कोई धनखड़ नाम का आदमी होता था, मैं फिलहाल उसको पूरी तरह जान बोल रहा हूं। वार्ता विफल होती है जो ही शाम को अचानक रोड खाली करवाने के लिए मूवमेंट शुरू हो जाती है, फोर्स आ जाती है, फोर्स आ जाती है बहुत ज्यादा। और उन्होंने सीधा फायर नहीं करा, फायर भी किया मगर जमीन में फायर मार रहे थे। पहले हमारे साथ घटना होती है 2:30 बजे के लगभग, दिन में है, सभा होती है, चौधरी घासीराम को उठाने की कोशिश की जाती है जनता के बीच। हमने खुद हाथ पकड़ के खींचने वाला मैं हूँ, सापर और कंडेला के बीच में उनको वापिस खोज कर ले आया जी। बीच से फोर्स को जनता ने पाट दिया, कुछ सापर की तरफ फोर्स रहेगी, कुछ इस साइड रहेगी। पहले घटना वो हुई। दूसरी घटना में जिसमें आपने खागड़ देखा होगा मूर्ति, जी जी जी, दूसरी घटना शाम को थी, वो रात को। दूसरी घटना शाम को रात को खुद डीजीपी मलिक था। उस खागड़ का क्या रोल था इसमें? खागड़ का रोल ये था, खागड़
गांव की तरफ से जा रहा था, रोड ब्लॉक था किसानों की तरफ से। उस साइड से घोड़ा पुलिस जींद की तरफ से घोड़ा पुलिस की तैयारी करके जनता को पाड़ने के लिए घोड़ा पुलिस के वो लोहे की कुछ बेल्ट सी ले रहे थे, जी जी जो किसान हमारे थे कुर्ता भी नहीं पावा था। अच्छा। हाँ, इतना बुरी तरह चोट मारा था। ओहो। तो चाबुक टाइप, जी जी, यानी अंग्रेजों ने कराया होगा कदे वो कंडेला मुआ पर जी। खागड़ का ये हुआ कि हम बहुत सारे लोग, लगभग 4-5 हजार लोग बाहर के कंडेला गांव में रुके हुए थे, और कंडेला गांव सारा सेवा कराया करता। रोड के ऊपर सारा बाहर के लोग भी बैठे थे, कंडेला वाले भी बैठे थे जी। और बहुत से लोगों की ड्यूटी होती थी कि वो बहुत ऊंची नजर पे, कई जो दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल की टारी के ऊपर 2-4 बालक बिठा दिया, नजर रखा। हाँ, वो नजर रखा था जींद का रोड के ऊपर कोई भी मूवमेंट दिखे तो हम बता नहीं। एकदम जींद की तरफ से बहुत ज्यादा लाइटें आई, बहुत ज्यादा लाइटें आने तो उनने पूरी जनता में रुक के मार गए। फोर्स आ गई क्योंकि दिन में अटैक हो चुका था जी। तो सारी की सारी जनता रोड की तरफ भागी। खागड़ अपनी मर्जी से रोड की तरफ आ रहा था, पीछे से गांव मत किलकी पड़ गई, आ गई फोर्स आ गई। आगे खागड़ गया था, आगे घोड़ा पुलिस है जी, पीछे जनता की किलकी पड़ रही है। खागड़ आ गया बीच में जी, बिचर गया। अपन बोला नहीं करा हाँ। बिचर जे कोई पशु। हाँ जी, हाँ जी। खागड़ पूरी तरह बिचर गया। उसने मनुष्यों को मारना तो उचित नहीं समझा, घोड़ा का खड़ लग गया, बज मार रजबाया करता। रजबाया के ऊपर हमारा मुकाबला था जी। आज तो शायद वो रजबाया नहीं, खागड़ वाली मूर्ति के इस साइड गांव का नहीं रजबाया करता। तो मैंने कई भी नहीं हो गए ओड़े को लिकड़े, याद नहीं रही वो बात, थोड़ा पीछे बीमार भी रह गया, मैं कुछ चीज भूलने लग गया। उसने एक घोड़ा अंटे पड़ दिया खाते। जी जी, दून मार के जो सा घोड़ा हुआ उसे मारा खड़ सड़ा, वो ना पुलिस वाला पावा ना घोड़ा पावा। जी जी। उसकी वजह से हमने एक किसान ने खड़े होने में मूवमेंट मिल गया, अचानक जो हमला हो रहा था समय मिल गया जी। हमें। आज वो जो लाठी ले रहे थे किसान, वो किसाना नहीं आन दी, किसाना ने छोटी ईट टांगे ला रखे थे, ढेर गांव में ले लेकर लुगाई छोरी भी ले आवे थे जी। हमने अपना उनका ईट चलानी शुरू कर दी, उन्हें फायर शुरू कर दिया जी। तो वो मोर्चा खागड़ की वजह से हमारा नहीं टूटा, जिससे गांव कंडेला में एक भावना फैल गई कि इसके अंदर हमारा दादा आ गया भाई, कंडेला गांव नहीं टूटा। तो वो फिर उन्होंने उसका पूछना शुरू कर दिया। सच्चाई में ये थी कि खागड़ बीच में आ गया जनता के, और बीच में आने तो इधर उधर जाने कड़िया जगह नहीं पाई भाई। पशु तो पशु नहीं मारा, खागड़ के गोली मारी गई नहीं, गोली नहीं, खागड़ का गोली नहीं लगी, मुझे नहीं लगता। और ना मार दो या बात सामने आई। हाँ, उन्होंने गोली चलाई, खागड़ का बचाए बच्चों का इधर उधर पैरा में गोली मारे थे, नीचे जमीन में गोली मारे थे, वो पैट कर छिर्रे लग गए थे। 40-42 बाका का गोली लगी उस दिन, रात में लग गई थी, लेकिन लग गई सारे पैर में। हानि कितनी हुई? हाँ, 40 भी मरिया नहीं, एक भी नहीं। ये गुलकनी में हुई है ये घटना जो हुई। वो कोई दिन के बाद हमने जींद के चारों तरफ के रोड रोक लिए जी। इशार को दिया गया मेरे पर रोकना, हम मेरे पर थे जी। कंडेला के अंदर बैठे थे रोहतक के लोग जी, मतलब पूरा हरियाणा के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। हाँ, उस समय जिस समय अटैक हुआ उस समय भी इकट्ठे थे, शुरू में रैली से ही इकट्ठे थे जी। लेकिन महीनों तक जब हमारी सुनाई नहीं हुई, जींद के आसपास के सारे रोड रोक लो भाई, एक रोड दे दिया सभी डिस्ट्रिक्टों को जी। वो जो अटैक हुआ वो जींद के मोर्चे पे हुआ। जींद का मोर्चा गुलकनी था जी, वहां गोली हुई, वहां पक्की गोलियां चलाई गई जी। वहां कितने हताहत हुए? वहां 8 जी जी। तो उसमें गुलकनी में जो शहादत हुई, हम मेरे पर में थे, हम भी उसमें इशार फोर्स से जूझ रहे थे, वो मेरी आंखों देखी नहीं है। वैसे एक गवर्नमेंट, एक आजाद देश में ये जिस तरीके कांड हुआ, ये कंडेला कांड के साथ जोड़ा गया गुलकनी को भी। गुलकनी कंडेला ही तो था जी जी जी। वो आंदोलन का हिस्सा था, वो अलग नहीं था जी। जो अलग नहीं था, देखिए मैं बताऊंगा आपने, 5 कादमा में शहीद हुए जी, 5 मंडियाली में शहीद हुए जी, 2 निसंग में शहीद हुए, 1 नारनून में शहीद हुआ, एक हमारा क्या नाम है यूके नाम है टोहाना में शहीद हुआ। ये सारे कुल मिलाकर के 25 किसान कांग्रेस के जमाने में शहीद हुए, कांग्रेस और अवीपा, और 8 किसान चौटाला ने शहीद करे। इसलिए राजनीतिक दल कोई भी किसानों की तरफ से ये नहीं कह सकता मैं पाक साफ हूं। वैसे कौन हितैषी है किसानों का
राजनीतिक दल नहीं, आपकी नजर में? नहीं, कोई राजनीतिक हितैषी मैं किसी एकदम काम खाई बिना मतलब का सर्टिफिकेट दे दूं। एक छोटी सी घटना सिर्फ किसान आंदोलन में ये कह सकता हूं मैं, एक छोटी सी घटना, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हमने अभय सिंह से प्रार्थना करी थी जी भाई ये राज में बैठा है ये लड़का, हाँ। अगर आप इस्तीफा दे दोगे शायद ये प्रेशर में आकर इस्तीफा दे दे, बीजेपी गवर्नमेंट टूट जाए। हमारे कहने तो इस्तीफा दिया, ये घटना तो हम मान सकते हैं किसी हालिया राजनीतिक में। पहले तो चौधरी देवलाल रह लिए कदे जमाने में जी जी, लेकिन हम ये किसी ने सर्टिफिकेट देवा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देवा, अभय ने देवा, किसी और ने देवा, ठीक नहीं, लेकिन ये घटना में अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, ये सच्चाई है। इस्तीफा मांगने वाला भी मैं ही था। राजनीतिक गुरु का मैंने जिक्र करा तो आपने थोड़ा सा लोहा लाया चौधरी देवलाल जी को या उस परिवार को। बिल्कुल। और ये जो किसानों वाला जो मामला है, किसान नेता या किसानों की अगुवाई करने में यहाँ किस नेता से सुरेश कोत सीधे तौर पर प्रभावित था है? किसान नेताओं में जी, किसान नेताओं में अपना गुरु चौधरी में इसको घासीराम नारायण को मानता हूँ, उन्हीं के साथ काम करे, हमने सीखे उनसे। क्या क्वालिटी थी उनकी? उनकी क्वालिटी ये थी, देखिए दो चीजें उन्होंने हमारे को कही थी, बाद में वो खुद राजनीतिक स्टेजों पे चढ़ गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्होंने साथ दिया 2005 के इलेक्शन में जी। वो उनकी भूल थी या नहीं थी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु के बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं, जनता में रोष फैल गया था जी। अगर आपने किसानों के लिए पे बोलना है, दो चीजें रखनी पड़ेगी जीवन में। एक तो जो बोल रहे हो वो लड़ते हुए दिखना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि राजनीतिक लोग लड़ते हुए दिखते हैं, लड़ेंगे नहीं, दिखेंगे। उनका मकसद ये होता है कि जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा हो, तेरी बारी आवा, सिर्फ इतना। हम किसान यूनियन के लोग वो हैं कि अगर हम किसी मुद्दे के लिए बोल रहे हैं तो समझो हम लड़ रहे हैं, हमने कोशिश करनी है मुद्दा हल करवाना। कौन वोट किसका वोट किसको जाएगा ये हमारा मकसद नहीं होता, सत्ता की सुई किस तरफ घूमेगी ये हमारा। एक बोलना है, ईमानदारी से बोलना है, अगर बोलना है तो डरना बिल्कुल भी नहीं और झुकना नहीं है जी, क्योंकि किसान नेता के भाग में रेल की सवारी, जेल का रिहायश यही बांडा आकर है। अगर आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, ना किसी ने ड्यूटी ला रखी, जी करे तो कर लियो, नहीं जी करे तो ना करियो, ये चीज। कितने भाई आप परिवार में? सगे? दो भाई। आपसे बड़े हैं? ना छोटा जी। फैमिली ने कभी डायरेक्ट आकर रोक दिया रास्ता, भाई बहुत हो गया, बस भाई बहुत हो गया, ऐसा हुआ कभी? नहीं, फैमिली ने तो नहीं किया, कारण था उसका एक जी। मेरा भाई बाहर रहता है, नरवाड़ा रहता है जी, यहाँ घर का मैं वो। हाँ, कई बार दुखी तो हो जाते हैं, दुखी किस तरह, कई बार मूवमेंट में सरकारें हमारे को अलग तरीके से परेशान कर देती हैं। जैसे सबकी इंक्वायरियां करनी शुरू कर दें बिना मतलब की, कोई फोन कर रहा है, कोई पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है, तेरा भाई क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, हमारे को रेस्ट हमारे को करना होगा, फोन रिश्तेदारियों में करेंगे, तो तब तो एक आध बार यूं होता है यार तो बहुत पंगे। कभी बिल्कुल नहीं होया है भाई ना ऐसा मेरे, अगर उनका होया होगा तो मेरे से नहीं कहा हमने। नहीं आपका? नहीं, मेरा एक बार दिमाग में ये आई थी, चलो यार बहुत हो लिया, उस समय मैं ये छोड़ के राजनीति में भी चला गया था जी, क्योंकि मैं मेरी खाप का प्रधान था, मैं 2 बार प्रधान रहा हूं, हमारी खाप के अंदर प्रजातंत्र है जी। मेरी खाप का प्रधान था। मेरे गांव का माहौल पिछले दिनों आपने देखा होगा, डेरे का मामला में काफी चल जी जी, बहुत चर्चाओं में। हाँ, ये 18 में भी था ये मामला, 18 में मेरी खाप का प्रधान था जी जी। तो मैं अपने गांव का भाईचारा सही कायम नहीं करवा पा रहा था क्योंकि दोनों बड़े ताकतवर ग्रुप हो गए थे, कोई नहीं सुन रहा था, एक उस बाबा के साथ, एक बाबा के साथ, बस अच्छी माड़ी को मान नहीं रहा था जी। तो मैंने कहा यार मैं क्या खाप का प्रधान हूँ जो मेरा गांव का भाईचारा नहीं करवा सकता, तो मैं इस्तीफा देना चाहता था। तो आपने इस्तीफा दिया? तो मैं सीधा इस्तीफा देऊं तो मेरे जो दूसरे गांव थे 16-17 वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो एक टाइम आया, इनेलो में फूट होगी, हमारे चौधरी के ऊपर अभय सिंह चौटाला आया था, उससे पहले बुडाना में कुछ साथियों ने उसका खाना दिया था, और जो खाना देने वाले थे उस परिवार के साथ मेरी ठीक ठाक थी, उन्होंने गले मेरा भी न्योंदा दे रखा था
मैं भी रोटी खाने भी गया भाई का मानने राजनीति के लेना देना। जब मैं का प्रधान था उस मौके तो हमारा राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं था, और अब भी कोई वास्ता नहीं है। मगर वोटर हम उस परिवार के थे, वो भी हमारे को जानते थे, हम भी उनको जानते थे। तो उनके कहीं दिमाग में थी। उन्होंने मेरे से आहिस्ता सवाल पूछा, राजनीति में आने का जिक्र है? मैं भाई साहब ब्योंत को नहीं। कौन था? अभय सिंह चौटाला। सीधे फेस टू फेस? फेस टू फेस, तीसरा कोई बीच में कोई आदमी नहीं जी। वो भाई साहब राजनीति मारने तो जिक्र है, मगर राजनीति मारने के लिए पैसे की जरूरत होगा। हम तो छोटे किसान, हमारे कहाँ राजनीति की, खाने के दाने खेत में हो जाए, भाईचारा में गदा प्लाट प्लुटा में कोई मारे, कोई बयाना ब्यूना दुआ दे, 10 रुपए बस जी उसमें दाल रोटी खा लिया। जी जी। यही 2 धंधे हैं राजनीति में हमारा, ये तो पैसे वालों का काम है। उस मौके तो मैं इग्नोर कर गया बात में, मगर उसके दिमाग में वो चीज न्यू की न्यू थी जी। हमने चबूतरे में पैसे लेने के लिए फिर बुला लिया। चबूतरे में जब पैसे लेने के लिए बुला लिया, उस मौके पहले वो जो खाना था वो पार्टी नहीं थी, सुगबुगाट थी। जब चौतरे के ऊपर हमने अभय सिंह चौटाला बुलाया तो उस मौके उनकी पार्टी फट चुकी थी। 2 पार्टी बन गई थी? 2 पार्टी बन गई थी जी। उन्होंने पार्टी तब तक बनाई नहीं थी, सिर्फ घोषणा कर रखी थी। हाँ जी, अलग से झंडा लेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने का दिल करता होता है जी। लोकसभा चुनाव आ रहे थे, मैंने उन्हें आगे सीधा हवा में एक सवाल उछाल दिया, भाई 1 रुपया भी नहीं है, मतलब पार्टी सोचे तो। फिर मेरे एकदम दिमाग में आ गई कि हाँ, खाप का प्रधानित्व इस्तीफा देने का सही मौका मिल गया। मैंने खाप को अपना लेटर लिख के दे दिया, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। हमारी खाप का नियम है, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हमारी खाप का प्रधान नहीं रह सकता, इसलिए आप अलग प्रधान, अपना प्रधान बना लो, मैं राजनीति में जाऊंगा जी। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी किसान संघर्ष समिति थी, किसान संगठन चलाता था, उससे भी इस्तीफा दे दिया और मैं राजनीति में चले आया। इनेलो ज्वाइन कर ली, लोकसभा चुनाव भी लड़ा, मगर वहां चुनाव लड़ने के जब पार्टी वोट का तो अपने मेरा था नहीं आना, सबने मेरा था। वैसे कितने वोट आए? वोट मुझे लगता है 40,000 के आसपास आए थे सारे लोकसभा में। वोट तो कहाँ थे उसमें, वोट तो दो ही आदमी यहाँ पढ़ लाए थे, दुष्यंत का और उसका बीजेपी वाला के। उनका मुकाबला था कांग्रेस भी, जो चौधरी भजनलाल का परिवार जो है इतना बड़ा कद्दावर नेता रह रहा, लोकसभा से चुनाव लड़ा था। हिसार लोकसभा, उसका पोता था, वो भी 1.5 लाख पर आ गया था। जी जी जी। बहुए भी 1.5 लाख पर आ गया, क्योंकि यहाँ हिसार लोकसभा की तासीर अलग टाइप की, यहाँ 2 ही डोलों में वोट जाता, तीसरे को वोट नहीं देते, कोई हो जाए। जी जी। यहाँ ये जयप्रकाश अभी सांसद बने, इसी जमाने जब तो हुई थी एक जमाने में। जी जी। भजनलाल को अजय चौटाला को वोट पड़े थे, संपत सिंह को वोट पड़े थे। तो यहाँ 2 ही डोलों में वोट जाता है, या तीसरे को नहीं जाता। तो कुल मिलाकर के वोट वाट का हमने पहले ही मेरा था, वो वोट वाट तो नहीं आती, मगर मैंने इस्तीफा दे करके अपना चुनाव लड़कर पूरा अनुभव लिया। वोट मांग के देखे, वोट मांग के घर नहीं जान पाया, क्योंकि मेरे को मिले 25-30 दिन थे। अच्छा, समय कम था। हाँ, 25-30 दिन मिले थे। मैंने सारे के सारे अपने लोकसभा में सारे हल्किया में 2 दिन ही लगा पाया था मैं ज्यादा, क्योंकि 9 हल्के हो जाते हैं, फिर शहर भी हैं कई 2 इतने बड़े, उसमें 40,000 वोट भी आ गई, एक पैर भी जम गया, फिर हट गया आप। फिर एक टाइम आता है कि 2020 में किसान आंदोलन शुरू हो गया जी। किसान आंदोलन शुरू होने से पहले गुरनाम सिंह चडूनी और मैं कई साल से इकट्ठा काम कर रहे थे। 2014 से हम किसानों में इकट्ठा काम करते थे। उस क्षेत्र में गुरनाम सिंह चडूनी होता था, हम इस क्षेत्र में हम यहाँ हम मूवमेंट खड़ी करते तो वो आ जाता था, वहां वो मूवमेंट खड़ी करते तो हम चले जाते थे। अचानक ये मंडी टूटने वाला एक्ट आ गया बाजार में। ये टूटना किसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। उनका एक प्रेस प्रवक्ता है राकेश बेंस साहबाद का, उनका मेरे पास फोन आया, भाई साहब आ जाओ, आप दोबारा आ जाओ, ये तो बहुत बुरे हालत हो गई हरियाणा के अंदर, मंडी टूटेंगी। तो कहने लगे भाई मैं आऊं तो होगा नहीं ना, मैं संगठन बनाऊंगा, मगर गुरनाम सिंह चडूनी आपका संगठन अगर आंदोलन लड़ता है तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैंने
तब ये आंदोलन जो था गुरनाम सिंह चडूनी के पक्ष में कई जिलों में प्रचार किया। तो इन लोगों को इस्तीफा दिया? नहीं, उस समय नहीं दिया था, मैंने उस समय इनको इनकार कर दिया था, मैं प्रचार करूंगा आपका जी। इनेलो से इस्तीफा मैंने दिया बॉर्डर पर जाने के बाद जी। हुआ क्या कि मैंने गुरनाम सिंह चडूनी का प्रचार कराया और दिल्ली के लिए जब प्रस्थान चल पड़ा, पिपली लाठीचार्ज भी हुआ था बीच में। जी 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 बिल्कुल। हमने उसके बाद फिर कई रोडा पे भी गए थे, रोडा पे भी बैठे थे, मैं कैथल भी बोल कहा था, बड़ौदा उचाना रोड जाम था वहां भी बोल कहा था, मैं इशार में ही बोल के गया था 3-4 जगह, तब भी मैं उस समय तक मैं पार्टी में था और पार्टी में भी छोटे मोटे पद पे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष था मैं किसान सेल का। जी जी पूरी जिम्मेवारी के साथ जी। तब वहां जब हम बाढ़, मेरे को फोर्स ने उठा लिया, मैं कहने लगे यार मैं तो राजनीतिक आदमी, मेरे को क्यों उठा रहे हो? मेरा राजनीतिक आदमी किसान आंदोलन में किसान नेता का काम करेगा। मेरे बाप तब समझ में आया तेरी, अगर हम मूवमेंट के लिए प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, बेशक गुरुराम के साथ जोड़ेंगे, तो मैं तो किसान नेता का काम हो गया। मैं मेरे ध्यान में नहीं रही, मैं सोचेंगा यूं चलता रहूंगा। तब हम बॉर्डर पे गए तो वहां जाकर के एक समय ऐसा आ गया कि गुरनाम सिंह चडूनी भी राजनीतिक भाषा बोलनी शुरू कर दी। जी जी। कब समझ में आया? 2-3 महीने के बाद मैं स्टेजों पे बोलता था, तब गुरनाम सिंह चडूनी के संगठन की हैसियत से ही बोला, मैं 2-3 भाषण दिए जी। 5-7 दिन में एक आध भाषण देकर आया था। और वो कई बार पंजाब के किसानों के साथ उसका टकराव हो जाता था, मीटिंग में ही ज्यादा ज्वाइन करता था। जी जी। क्योंकि वो सरदार आपस में लड़ पड़े थे, उनमें आपस में बेरा था सारी बात। जी जी जी। तो बाद में जब वो कहने लगे पंजाब मिशन चलाएंगे, मैं बोला यार हम तो राजनीति में सेटल्ड आदमी है। जी जी जी। तेरे कहने से क्योंकि बीच में एक बार कह दिया भाई साहब इस्तीफा दे दे, आंदोलन में आपकी जरूरत है, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं सिंह को इस्तीफा भेज दिया, भाई साहब जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा मैं कोई भी राजनीति। किस तरह का रिएक्शन था उनका इस इस्तीफे पे? इस्तीफा उन्हीं के कहने अभय सिंह का। अभय सिंह ने तो मेरे को ये कहा था आप राजनीति में रह जाओ, यहाँ काम करने जाओ, हमने क्या दिक्कत है जी। मैं भाई साहब मैं दोगलापन मेरे बस की बात नहीं। चौधरी घासे राम ने कहा था कहता रहता मैं कोई तनख्वाह मिला कोई जो हिसाब करियो, लड़ा जाओ तो लड़ लियो, नहीं लड़ा जाओ तो घर बैठ जाओ। क्या वैसे बेनिफिट क्या है ये किसान नेता होने का? बेनिफिट नहीं है, ये एक आदत है, मतलब रुका नहीं जाता। मैं ये बताऊंगा एक आदत है। जैसे किसी आदमी में चुगली करने की आदत होगी, कोई झूठ बोल रहा है, कोई झूठ बोल, बताओ क्या मिला उसने? कुछ भी नहीं, वो सबकी चुगली करता है फिर। जी जी। किसी आदमी में के कहीं सेवा करने की आदत होगी, वो सेवा ही करेगा। किसी आदमी में बाजार लग गया ताश खेलने में, उसी तरह हमने किसाना पे बोलने में जो एक पंचायत में जाने का शौक है, हमने किसाना पे कोई दुखी किसान है उसके हक की आवाज उठाना में हम अपने आप को आत्मा में शांति महसूस करा। वैसे मैं तेरी ड्यूटी इतने निभाई। अब तो बहुत लंबा समय होने के बाद तो परिपक्व हो जाए, हमने न्यू भी बेरा पट जे है, संतुष्टि हुआ कई जगह न्यू कोई ऐसा आंदोलन आ गया और वह बड़े तंग हो रहे थे लोग, और उसमें हमारी वजह से थोड़ी बहुत सहायता मिली और वह कहा प्रधान जी बहुत आपकी मेहरबानी होगी, आपका खेड़े में सी रहो, आप अच्छे से बसो, अंदरूनी नहीं मिला तने कुछ न कुछ करे समाज के लिए, बस इतनी सी, और कुछ में कोई ज्यादा वो नहीं है। कौन पार्टी आज इसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात देश का हरास का है? भाई इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा था गणे दिन तक, पाया नहीं। पिछला लोकसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा का चुनाव में हमने जिस पार्टी को कदे वोट नहीं दिया उसकी जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करी। हाँ, खूब सपोर्ट करी हमने कांग्रेस पार्टी को, कदे वोट नहीं दिया था हमने। तो उस दौर में अभय सिंह सामने नहीं आया? खूब आया, उसने भी कहा भाई साहब तो मेरी जमात जड़ खोद है। महा भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरी किसान जो हमारा जो एक वर्ग है उसको बिल्कुल खत्म करने पर तुली हुई है, आप बुरा मानो भला मानो। उसने ये भी कहा भाई मैंने तेरे कहां का इस्तीफा दिया था,
मैं कहता हूं मैं आज भी तेरा आसानमंद हूं। जिस स्टेज पे कहा जाएगा भाई किसान के लिए अगर पूरे देश में किसी एमएलए ने एमपी ने इस्तीफा दिया, मैं तेरा नाम ले दूंगा। मगर मुझे आज 13 वोट गिरवाण में बीजेपी का फायदा दिखा है, तो आज मैं कांग्रेस की का प्रचार करूंगा। आज मैं यूं कहूंगा वह बीजेपी को कांग्रेस हरा रही है और आप कांग्रेस की सपोर्ट करिए। मैंने कदे बात सुन, कांग्रेस का किसी नेता के साथ मेरी राम राम नहीं, आज भी नहीं, आज भी नहीं। किसी नेता के साथ बैठ करके चाहे तो किसी के साथ पी ला, वो तो अलग बातें हैं, वो तो प्रदेश बीजेपी अलग पीनी पड़ जाए भाई। क्योंकि अब किसानों का आंदोलन लड़ रहे हैं, बातचीत के लिए सरकार बुला लेगी, बात करने तो जाना पड़ेगा, मुद्दा तो रखना ही पड़ेगा। वहां चाहे भी बुला ले कर लेंगे, भाईचारे से बात नहीं बनेगी। हाँ भाईचारा, क्योंकि नायब सैनी हमारे घर लड़िया करता, कभी कांग्रेस का जमाना था, स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट बदलिया हम लड़िया करते, ये भी लड़िया करते, कपड़े काट के लड़िया करते, हम तो कपड़े पहन के जाया करते, ये कुर्ता भी नहीं पाया करता इनका। जी जी, तो वो अलग चीजें। तो मैंने खूब कुमारी शैलजा का भी प्रचार किया, मैंने जयप्रकाश का प्रचार किया। वरुण मुलाना मुझे शक्ल से जानता है, हालांकि शैलजा जयप्रकाश तो जाना है, तो दोनों इशार के। वरुण मुलाना मुझे शक्ल से जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, उसका प्रचार करने गया। यूं मैंने देखा है कोई सोनी पताड़ा भाई सांसद बन रहा, मैंने देखा ही नहीं आज तक कदे। वो देखा तो है, यूं देखा भी नहीं। सतपाल ब्रह्मचारी, हाँ, सतपाल ब्रह्मचारी का प्रचार करने का कोई दिन तक प्रचार करेगा, जजमान से लेकर वहां गुवाहाटी तक पहुंच गए। जी जी, वहां अमरोहतक में 2 दिन गए, वहां हमने दीपेंद्र को ज्यादा प्रचार की घनी नहीं लागी, को नहीं बचती हमारी जरूरत है जी, उसकी तो लहर थी। हाँ, लहर सी बनी, लहर तो शैलजा की भी पाई हमने, शुरू में नहीं थी। तो हमने वो क्या नाम है राव साहब जो भिवानी में अंदरगढ़ चल रहा था, उसका भी दादरी तक प्रचार करते गए, कभी शकल तो देखा नहीं, जान दे, यानी अपनी मर्जी से क्यों बात बन जा। हम ये सोच रहे थे एक बार भाई ये लोग किसान के लिए खतरा बन गए, क्या एक बार सत्ते से चला। क्या प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब हम किसान के लिए बोलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे किसान बैठे, वो कहेंगे फलानी जाति बैठी, ये फलाना धर्म बैठा है। बात मानने की बजाय भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ भी हमारी लड़ाई हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी खूब लड़ाई हुई, खिंचाई हुई है हमारी, ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी खिंचाई हुई। लाल आंखों से हम स्टेजों पर एक दूसरे को बहुत तलक टिप्पणियां करते रहे हैं, मगर जब समझौता हुआ ना, समझौता लागू होता था। चौधरी भजनलाल का भी खूब लड़ाई हुई हमारी, समझौता तो लागू हुआ। ये हमारे को किसान ही नहीं मानते। एक बड़ी चीज तो तोड़ने की, बस ये तो संगठन तोड़ दो, उसकी बेइज्जती कर दो, उसका ब्लेम लगा दो, इन्हीं सौदा में सारा खेल इन्हीं में चल रहा है। आज हरियाणा में एक बड़ा गुबार उठ रहा है कि जो जाट कौम के जो लोग हैं, पूरा हरियाणा जाट कौम के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को पर्सनली पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका राज नहीं है, उनका मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी चौधर नहीं है। मैं सीधे आपसे मेरा ये सवाल है, क्या जाट कौम भारतीय जनता पार्टी से रियल में ही परहेज रखा है? ये नारा आया कड़त है 2014 का इलेक्शन में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा के भारतीय जनता पार्टी को लेने वाला सबसे ज्यादा रोल जाट का ही था। अच्छा, 2014 में जब गवर्नमेंट बनी, हाँ जी, जाट बहुत ज्यादा था। मनोहर लाल खट्टर सीएम बना जी, उस समय जाट का बहुत बड़ा वोट था, क्योंकि 10 साल तक कांग्रेस का शासन था जी। केंद्र के अंदर हर रोज घोटाले उजागर होते थे। बहुत बड़ा देश ने एक आंदोलन देखा था अन्ना के नाम से, इंडिया के आंदोलन में थे आप? इंडिया अगेंस्ट, हाँ, मैं सपोर्ट करने गया हुआ था, 10 दिन गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो आंदोलन में केजरीवाल वगैरह ये खूब अच्छा रोड निभा रहे थे जी। पूरे देश में एक माहौल था कि भाई ये चले जाओ चाहे काला चोर आ जाओ। तब मोदी की रैली करवाई कैप्टन अभिमन्यु ने रिवाड़ी के अंदर। इन गांवों में से भी बहुत ज्यादा लोगों को लेके गया था वो। मतलब लोगों को ये था भाई मोदी आओगा, मोदी आओगा की तस्वीरें बदल देगा। हाँ, मोदी आओगा वह देश का भला होगा। कांग्रेस वाले तो देश का सत्यानाश करने में तुले हुए। तो ये बात सारी की सारी जाटों में थी। कितना भला कराया? भला लेके उतर गया हम तो। कोई एक अच्छा काम एक भी नहीं याद आ रहा। सुन लो एक मैंने अच्छा काम,
हम खेती करा, हमारी तो नजर खेती तक है, अब कोई और भाई वाल हम लड़ाई लड़ते थे मोदी आने से पहले। भाई देश के अंदर CACP एक संस्था है जो देश के किसानों का भाव तय करती है। वो स्वायत्त संस्था हो, आयोग की तरह काम करे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शास्त्री जी उनका नाम था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, मैं पूरा नाम उनका जानता नहीं, शास्त्री जी के नाम से ही एक आदमी था, वो आयोग गठित हुआ था, वो उनके अध्यक्ष बनाए थे, चेयरमैन बनाए थे। वो गवर्नमेंट टूट गई, UPA फर्स्ट की गवर्नमेंट आई तो उसी आयोग का अध्यक्ष MS स्वामीनाथन बना दिया गया, वो शास्त्री हटा दिया, सोमपाल शास्त्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आयोग ने, पहला वो आयोग था, उससे एक सवाल पूछा भारत सरकार ने। विदर्भ के अंदर उस समय बहुत ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी कर्ज के नीचे दब के, तो उन्होंने एक सवाल पूछा आयोग तय कि ये बार बार किसान कर्जदार क्यों होता है, इसका हल क्या है। उन्होंने कहा एक बार तो किसान को कर्जे से उबारना पड़ेगा, इनको भाव नहीं मिलने की वजह से बाजार की महंगाई दर में और किसानों का जो रेट मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। हर साल महंगाई 3 और 3.5% बढ़ती है, इनका 10 रुपए बढ़ा दिया, 5 रुपए बढ़ा दिया, इनका महंगाई से, या दो ही तरह के अर्थशास्त्र दुनिया में चलते हैं, तो महंगाई ये मूल्य सूचकांक, या जो मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग पे लागू हुआ कितनी लागत हुई लागत के ऊपर। कोई भी किसान के ऊपर फार्मूला लागू नहीं है, इसलिए उसने एक फार्मूला दिया कि इनको लागत के साथ जोड़ दो, और वो फार्मूला दिया C2+50। हम इनके आने से पहले लड़ाई लड़ते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, C2+50 के तहत हमारे भाव तय हो और MSP की खरीद की गारंटी हो, एक बार किसानों को कर्जे से मुक्ति दो। ये हमारी लड़ाई थी। इन्होंने तो आने के बाद हमारी लड़ाई छीन ली। हमारे साथ क्या किया, जो मंडियां थी, APMC एक्ट था हमारा, सर छोटू राम के जमाने से पहले हमारे साथ साहूकार बहुत गलत काम करता था। किसान अनपढ़ था, वो गांव में घर से अनाज खरीदता था साहूकार। पहले तो वो भाव कहता कुछ, 200 रुपए मन तरह खरीदूंगा, मान लो उसने कह दिया ठीक है भाई, फिर वो पत्थर के वाट से तोलता था, और फिर वो जब उसको हिसाब करना होता था इतने मन हो गया, तो कहता कुछ था, फिर 2 दरमादे के, 2 ब्याज के, 2 लिहाज के, 2 मुनीम के, 2 फलाने के, 2 देखड़े के, 10-12% पैसा वैसे ही काट लेता था। ये सारी चीजें छोटू राम ने देखी थी। उन्होंने इसको बचाने के लिए किसान के साथ उस समय घर से जब अनाज खरीदा जाता था, तोल में और मोल में दोनों में गड़बड़ी होती थी। दोनों की गड़बड़ी छोटू राम ने देखी, इसलिए उनने उसको बचाने के लिए APMC एक्ट लेके आए, जो मंडियां हमारा ढांचा खड़ा है जी। ये इस ढांचे को ध्वस्त करने लगे। हमारा गल तो वह बन गई, कोई बालक रोवे था, उसका बाप आ गया, उसकी माँ तक कहने लगा छोरा क्या तो रोवे है, मेरा टिंडी मांगा, रोटी का टुकड़ा हाथ में ले जाता, बोले इसकी रोटी और खोज ले। हाँ, रोटी भी खोज ले, रोटी खोज ले, फिर देखेंगे। और रोटी भी खोज ली और रो रहा है, बोला माँ रोटी तो दे दे। हमें तो मांगा थे C2+50, हमें तो मांगा थे कर्जा मुक्ति, हमारी मंडी ये खोज ली, हमारी रोटी और खोज ली थी। बाद में बच्चा कहने लगा माँ रोटी तो दे दे, रोटी में संतोष। हमने मंडी ये बचानी उसको हमने मंडी ये बचानी औखी होगी। मंडी बचाई लड़ लुड़ के, लेकिन आज भी मंडी सुरक्षित नहीं है। अडानी के सेलो खोल दिए गए, सीधी डलवारे हन ट्रेली, और किसान भी पागल होकर डाल रहा ना। अरे हमारे को तोल और मोर की गारंटी देती है मंडियां। अगर किसान का अनाज तुल रहा है मौके के ऊपर, किसान को ये लग जाए बाट में गड़बड़ है, मंडी के सेक्रेटरी को बुला करके आड़ती के कांडे बैठ चेक करवाने की पावर है मंडी में हमारे को। बिल्कुल। अगर बोली होती है मंडी के अंदर, और बोली के रजिस्टर के अंदर जो बोली दर्ज हो है वो इतने रुपए क्विंटल ये फसल बिकी, मंडी के रजिस्टर के अंदर वह दर्ज होती है। अगर आड़ती उससे कम हिसाब करता है तो 25 पैसे लेबर कोर्ट में लगा करके किसान, 25 पैसे लगते हैं, 25 पैसे लगा करके केस करके रजिस्टर मंगवा सकता है, और जो रजिस्टर में दर्ज होगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। आड़ती कुछ कहे कोई मैं नहीं रखता, तोल और मोल की गारंटी देती है। हम आड़ती का कांडा बाट तो चेक करवा नहीं सकते,
क्या अडानी के सेलों का कांडा चेक करवा लेंगे? 5 क्विंटल ट्रेली के साथ कम तोलने लग गया कोई है? किसी की हिम्मत? चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है अडानी के सेलों का कांडा चेक करवाने की, किसान की है। हमारे साथ क्या क्या छड़ होगा? आज भी मंडियों को तोड़ने के लिए तुले हुए। इसका तो एक सीधा राह, किसान का कोई राह नहीं, कोई रास्ता नहीं। किसान का रास्ता सिर्फ किसान के पास है, किसी के पास नहीं। मैं बताऊंगा, किसान जब विपक्ष में होता है तब उसको किसान दिखाई देता है। जो सत्ता में चला जाता है किसान उसकी प्राथमिकता में ही नहीं रहता, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, क्योंकि उस समय वो पैसा बनाने में लग जाते हैं। पैसा उद्योगपति के पास है, पैसा किसान पे है नहीं। किसान के पास तो वोट है, बस वो बाद में विपक्ष में आकर काबू करनी है। हाँ, बस विपक्ष में आके नारे लाके किसान की वोट ले लो और सत्ता में बैठते ये देखो कि कौन सा उद्योगपति ज्यादा पैसे देगा। बस इतनी सी राजनीति चल रही है फिलहाल। बताओ उसमें किसान कहाँ आता है? 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की आई, जिसमें आपने कहा जाटों ने बड़ा बहुत मोटा रोल था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि लोग जाट सोचा करते, शायद जो आम लोग कहे कि भैया कैप्टन अभिमन्यु शायद मुख्यमंत्री बन जा, ओम प्रकाश धनखड़ बन जा। अंधेरे में थी वो तो चीजें, अंधेरे में थी। लेकिन अब उसका नेता तो बीजेपी का कोरैया नहीं था। बड़े नेता उसके कौन थे? गणेशी लाल था, रामविलास शर्मा था, जाट तो पहले भी नहीं था जी। वो बड़े नेता तो वही थे। ज्यादा दावा भी बल्कि रामविलास शर्मा ही कर रहा था। रामविलास शर्मा बन जावा, ये सोच रहे थे कि ये सोच रहे थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को एकदम लेके आए, मुख्यमंत्री बनाया। क्या जाटों को मतलब हजम नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पहली बात तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी जानता ही नहीं था, नहीं जानता था। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक लोग जानते होंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का राज करने का पैटर्न भी जनता को पता नहीं था, क्योंकि चाहे कांग्रेस का राज आए, चाहे नेलो का राज आए, चाहे किसी का राज आए, जनता को राज का पैटर्न का पता था। अब ये इस तरह राज करेंगे। अब फला आदमियों की चल लगी, फला की नहीं चल दी। सारी बातें बताया करता। अचानक मनोहर लाल खट्टर आया तो मनोहर लाल खट्टर किस पद्धति से काम करेगा, किन लोगों को अहमियत मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, जिस आदमी के बारे में जानते ही नहीं उसका विरोध करने का या हमें बोलने का तो कोई तुक ही नहीं होता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। मनोहर लाल खट्टर का विरोध जाटों ने नहीं किया। किसान, जब मनोहर लाल खट्टर का विरोध तब हुआ जब किसान आंदोलन पैदा हो गया। जी जी जी, समझ गए ना? और किसानों ने करा। किसानों तो सारी जातियां हैं। कैमला के अंदर मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। कैमला में तो जाट एक भी नहीं है। यहाँ एक बात आओ जी नेताजी, जैसे मान लो आम लोगों में एक धारणा हो रही है कि भाई अगर किसानों का कहीं भी कोई जिक्र आ गया हरियाणा में तो जाट होंगे, पंजाब में अगर आ गया तो जाट होंगे। क्या ये जो किसान आंदोलन हमारा बॉर्डर पे दोनों स्टेटों ने या लगभग लोगों ने लड़ा, इसमें सिर्फ जाट और जट थे? बिल्कुल गलत। मैं अपना बात बताऊंगा। देखो, ये डोमिनेटिंग करने की एक मजदूरों का कोई आंदोलन होगा, आप देखोगे मजदूर तो सारी जातियां करें, उसका नेतृत्व तो आपको चमार करता मिलेगा। जी, मैं बताता हूं आपको। जी जी। किसान का कोई आंदोलन होगा, उसका नेतृत्व तो आपको जाट करता मिलेगा ज्यादातर। जी, वैसे नेता तो दूसरे भी हैं, काफी हैं। मतलब सिर्फ जाट है इसलिए ये लगता है, सिर्फ एक परसेप्शन है जी। उसका कारण क्या है? आगे कोई छोटा किसान है, उसके लड़ने की क्षमता ही नहीं बची कि खेत का काम करना मुश्किल, रोटी पकानी औखी। जाटों के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर एक विशेष किस्म की व्यवस्था कर दी। अब तो काफी डैमेज हो गया उसका, जिसको खाप बोलते थे जी। उसको में प्रचार तंत्र और दूसरे तंत्रों का संसाधन यूज नहीं होता ज्यादातर। एक चिट्ठी ये काम चल जाए, चिट्ठी डालनी हो भाई आ जाओ, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। मजदूरों का आंदोलन में आपका चमार का क्यों मिलेगा? ये पहले थोड़ा पट गए, 2-4 भाई कड़ियां 10 पीछे जेब में हो गए, इनके पास लोग उन्हें प्रचार करने का साधन सा हो गया, ये आग लग गई। और ना अकेला मजदूरी चमार करदा, ना अकेले खेती जाट करदा। इसलिए अगर मजदूरों का आंदोलन का सीधे कहेंगे तो चमार इकट्ठे हो रहे। ये बीजेपी का पैटर्न है बस। मनरेगा की दिहाड़ी मांगे तो इसमें दानक भी करेगा, वाल्मीकि भी करेगा, इसमें और भी करेंगे।
किसान अगर आवाज उठा रहा तो कहेंगे जाट इकट्ठे हो रहे हैं। अगर किसी का भाव मिलेगा तो अगर ब्राह्मण खेती करता उसे नहीं मिलेगा, सैनिक करे उसे नहीं मिलेगा, गुर्जर करे उसे नहीं मिलेगा। इस आंदोलन में सारे थे, सारे टोटल थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, बिल्कुल थे, गुर्जर समाज के, बिल्कुल, यादव समाज बिल्कुल थे, मीणा सब कुछ थे, बिल्कुल थे। अच्छा, ये जो आपने कहा शिव कुमार का मध्य प्रदेश का ब्राह्मणों किसानों का बड़ा नेता है, ब्राह्मण है। योगेंद्र यादव अपना हरियाणा का है, दिल्ली के अंदर किसानों का उसका भी संगठन है, वो भी इसमें था। यहाँ कोई बचा ही नहीं था, सब थे। अच्छा, जब कई बार मजदूरों के जब आंदोलन हुए तो किसानों ने जाके टोटल सहयोग करा, टोटल है हम साथ हैं बेहतर है नहीं। देखिए ये कैडर का मामला है। जैसे मजदूरा में कोई आंदोलन करा तो एकदम किसान नेता चले जाओगे, किसानों का कैडर चलेगा, आम किसान नहीं जाएगा। जब किसान आंदोलन करा मजदूर के नेता आ जाएंगे, मजदूरों का कैडर आ जाएगा, आम मजदूर नहीं आएगा। लेकिन वो है सपोर्ट में, अगर उनका नेता आ रहा है तो सपोर्ट में है, वो सपोर्ट में बोलेगा, उसकी जितनी ताकत हो देगा। और जरूरत पड़ी एक्शन वगैरह हुआ तो आम मजदूर भी आ जाएगा। जरूरत पड़ी तो अगर मजदूरों का आंदोलन, तो मैंने मजदूर सबसे बड़ी जेल मजदूरों के लिए काट रखी है। वो तो किसान। पहली जेल कब हुई थी इस विषय में, मतलब आंदोलनों में? आंदोलनों में गिरफ्तारी तो पहले कई बार हो ली। लंबी जेल मैंने मारुति आंदोलन के बच्चों के लिए काटी थी कैथल में। कितने दिन अंदर रहे? उस समय 68 दिन में बेल हुई थी, 307 लगा के अंदर करा था, कांग्रेस का राज था। कैथल में गिरफ्तारी हुई थी, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का शासन था। उससे पहले 10-12 बार गिरफ्तारियां हो चुकी थी, वो एक दिन खातर 2 दिन खातर। जो ये जो पद होते हैं, मतलब मान लो भारतीय किसान यूनियन का पद है या दूसरे अनेक संगठनों के पद हैं, पदों के ऊपर भी झगड़े होते हैं आपस में लोगों के, मुझे पद दो, मुझे दो, या देखिए महत्वाकांक्षा तो हर जगह यहाँ भी है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। हमारा मान लो आपका जो जन्म है वो एक जाट परिवार में होया है, तो आप कहीं तो मतलब आपका तो उस पर कोई दोष नहीं ना, आप तो भाई जड़े पैदा ईश्वर ने कर दिए, उड़े हो गए, उड़े पैदा हो गए। 2-3 किले दिए मेरा बाप ने, मेरे में उसमें खेती करने लग गया, किसान बन गया। इसमें तो मेरा कोई। दूसरी जो कम्युनिटी है, जैसे वह कोई भी ब्राह्मण है, बनिए हैं, राजपूत हैं, या बैकबोर्ड जो भाई हैं वे हैं, या जो दूसरे जो साथी हैं का मेरा वर्ग है, कुछ दिखते हैं हमारी आपस में, कुछ लड़ाई है, ये पहले से शुरू से चल दी आ रही। मैं को बहुत लंबी चौड़ी तो बात करूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक थोड़ा सा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा, सर छोटूराम में 3-4 कानून लेके आए थे एक साथ, 1937 की बात है शायद जी। उसमें एक रैन कानून था, जो जमीनें कई साल तक साहूकारों की गिरवी पड़ी थी जी। दुगड़े से ज्यादा अगर किसी पे पैसा ले लिया, जमीनें छूट जाएंगी। जो बगैर लिखित पढ़त के बइयों में वैसे ही गुंठे लगवा के जीरो लगाते रहते थे, वो बइयां जला दी जाएंगे, वो पैसा नहीं मिलेगा। जो मजदूर से बगैर करवाई जाती थी 5-10 रुपये लेकर के, अगर वो बदवा मजदूर, हाँ बगैर दिहाड़ी के, वैसे ही 10 रुपये दे दिए सेठ ने, उसकी केवल 4 दिहाड़ी फ्री में काम करवा ले, 10 रुपये यूं गेम खड़े। तो अगर उसकी दिहाड़ी आ रही है तो 1-2 रुपया वो दिहाड़ी कट जाएगी। वैसे अगर पूंजी में थे उसके घंटे 8 कर दिए जाएंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी होगी, कतरन कर नहीं लगेगा, मटके का कर नहीं लगेगा, SC के लिए, BC के लिए, किसानों के लिए कई कानून लेके आए सर छोटू। उस समय 2 वर्गों ने उसका विरोध करा था, जिसको छोटू राम ने बाद में मंडी और फंडी का। और उन कानूनों को मारकाटू कानून कहा था। मारकाटू कानून है, मारकाट में चुवा देंगे जी। उस समय फिर से 2 ग्रुप पैदा हुए थे हरियाणा, वो आज तक खड़े थे। जैसे किसान का एक का नेतृत्व किसान कर रहा है, एक का नेतृत्व साहूकार कर रहा है जी। बाद में उनको आहिस्ता आहिस्ता करके, हालांकि उनके पास संसाधन है, उनके पास प्रचार तंत्र है, उन्होंने उसको जातियों से जोड़ करके, अकेला किसान को एक जाति से जोड़ करके जो आइसोलेट करने की कोशिश की, वो अलग चीज है, कर भी दिया बहुत सा, वो कामयाब भी हुए। मगर सच्चाई है कि वो उस समय किसान और मजदूर का भला करने के लिए छोटू राम चल रहा, दूसरे ग्रुप का नेतृत्व साहूकार लोग कर रहे थे। तो वह
उन्होंने उस समय हमारी दो लाइन आई बनी थी राजनीति की विचारधाराएं, उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं फर्क नजर आता है, बाकी तो कहीं नजर मुझे आता नहीं। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के पास भाई पैसा भी है, प्रचार भी है, इनके पास बड़ा संगठन है आरएसएस, जिसका काम ही छल करना है। आज ये थोड़े से आगे बढ़ गए, आज थोड़े जातियों का ज्यादा विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया। चुनाव पूरे टेम्पो 2029 में होगा, बीच में होगा, सरकार की नीतियां क्या हैं, आपको लग क्या रहा है? ये हरियाणा मुझे लगता है 26 और 27 में मध्यावधि चुनाव होगा देश के अंदर, पूरे देश में, पूरे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से लोकसभा का चुनाव करवाएंगे, क्योंकि मोदी फिलहाल अल्पमत में जी। और मोदी जी ने पिछले दिनों एक घटना करी, मंदिर के ऊपर जो झंडा फहराया जी, जो इनका मन दिल की बात थी, वहां वो कुछ निकल के बाहर आई। 3 इशारे दिए उन्होंने जी, झंडा फहराया, तो इनके मन में ये बात थी कि हम इन्हें एक किस्म का हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है जी। दूसरा, इन्होंने मोदी ने अपने भाषण में मैकाले के ऊपर अटैक किया। इससे 2 मकसद निकले। अगर हिंदू राष्ट्र की बात आ गई, भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, तो उसका मतलब उस समय कोई कानून कायदा नहीं था। हमारे जो राजे रजवाड़े थे मनुस्मृति के तहत शासन कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। संविधान नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था। इससे वो चीज बिल्कुल साफ निकल के आई कि ये लोग ना प्रजातंत्र में विश्वास रखते, ना ये संविधान में विश्वास रखते जी। जो झंडा फहराया गया एक प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री का, धार्मिक शख्सियत को फहराए, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहा, तो इसका मतलब वो तिरंगे से बड़ा उसको मान रहा है, इसलिए वो तिरंगे का भी सम्मान नहीं करते। तीसरा, इन्होंने मैकाले के ऊपर कहा गया कि मानसिक गुलाम तैयार करने के लिए देश की शिक्षा नीति के ऊपर अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने पूरे देश का दिमाग बदलने की कोशिश की थी एक जमाने में। हम उसका विरोध करते हैं, मैकाले से दूसरी तरफ हम शिक्षा लेके जाएंगे। उसका मतलब साफ साफ ये है कि जब मुगलों से पहले और अंग्रेजों से पहले जो शिक्षा थी, मात्र कुछ लोग ही के पास पढ़ने का अधिकार था और पढ़ाने का अधिकार था, यानी सोचने समझने की शक्ति कुछ लोगों के पास थी। वो किसी को ऊंचा कहे, किसी को नीचा कहे, किसी को गुलाम कहे, किसी को राजा कहे, वो उनकी मर्जी चलती थी। वो चाहते आज भी उसी तरह का हो। मैकाले ने शिक्षा नीति के तहत सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया। ना इनको सबको पढ़ने का अधिकार मंजूर है, ना इनको संविधान मंजूर है, ना इनको प्रजातंत्र मंजूर है, ना इनको तिरंगा मंजूर है। ये उसी तरह का शासन चाहते हैं। इन्होंने घोषणा कर दी, अगर ये जो देश के अंदर SIR के नाम से जो बहुत ज्यादा वोटों की कटिंग की जा रही है, उसमें भी सीधा सीधा बात आ रही है कि मिनोरिटी के और दलितों के वोट ज्यादा काटे जा रहे हैं। उनके पास ही ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं पाए जा रहे, क्योंकि गरीब लोग हम, मजदूरी के सिवाय उनके पास कोई ज्यादा समय नहीं हर रोज कागज उठाने के, तो हर रोज कागज उठाने के लिए कहते हैं। तो उनके अगर वोट ज्यादा काट करके 2/3 बहुमत अगर ये लेकर के आए। पहले एक सवाल था इस देश के अंदर कि मोदी अगर प्रजातंत्र के तहत ताना से अपने आप को घोषित करे तो किस तरह का तानाशाह होगा, सवाल था पूरे देश के सोचने समझने वाले लोगों। तो लोग यूं सोचते थे कि मोदी की नीति हिटलर से मिलती है। हिटलर ने कभी जमाने में ईसाइयों को, यहूदियों का भय दिखा करके जर्मनी में कब्जा किया था, अपने आप को सबसे पहले। हाँ, अब मोदी भी मुसलमानों का भय दिखा करके, हिंदुओं को मुसलमानों का भय दिखाकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो लोग तुलना करते थे हिटलर तरह का शासन होगा। मगर अब पिछले दिनों पुतिन का जब दौरा हुआ, ये मिशन है कोई? ये मिशन तो बहुत पुराना है इनका। अच्छा, ये बहुत पुराना है। इन्होंने तो इन दूसरे जो इनके गुरु थे, गुरु के नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, गोलवलकर जी, उन्होंने कहा था अगर सत्ता लंबे समय तक करनी तो कुछ ही लोगों के हाथ में शक्तियां दो, शक्तियां बांटोगे तो लंबे समय तक सत्ता नहीं कर सकते। ये तो RSS की विचारधारा है। अब कुछ लोगों का सोचना है, जब पुतिन का दौरा आया,
राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये पूरे देश के अंदर छल कर रहे हैं, हालांकि कभी राष्ट्रवादी थे ही नहीं। जी ये जी तो माफी मांगने वाले लोग थे। भगत सिंह की विचारधारा ये कब थे? तो सावरकर की विचारधारा के लोग जो माफी मांग के बाहर आया था। तो तब एक बात आई कि हो सकता है मोदी जी जिस तरह राष्ट्रवाद का उभार दे करके पुतिन रसिया के अंदर तानाशाह बन गया और संविधान में संशोधन करके ये लिख दिया कि जब तक जिएगा पुतिन प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो अगर 2/3 बहुमत आ गया देश में तो तो जब तक मोदी जिएगा, को कौन जब तक जिएगा, मोदी को कौन रोकेगा? ये लाइन लिखने के लिए जब तक जिएगा मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, क्यों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हो? इसको कौन रोकेगा? जी 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 जी। तो ये उस दिशा में भी जा सकता है। ये बहुत से लोगों में चर्चा है और ये इलेक्शन 100% 26-27 में होगा, 27 में होगा शायद। जी, हरियाणा की राजनीति में वापस आ जाएं तो आज के दौर में अब पिछले कुछ एक दिनों से हरियाणा जातिवाद में बिल्कुल फंसा हुआ है। चारों तरफ से चूड़ियां कसी जाने लग रही हैं। जाट वर्सेस 35 इकट्ठे हो जाओ, जाट तो आजकल तो जाटों को राक्षस की उपाधि दे दी गई है। वे तो राक्षस हैं, कब्जाधारी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं और साले फलान दकड़ की गालियां तक सामने आई हैं, जिसपे आपका एक बयान भी सामने आया। आप गुस्से में थे, आपके हाथ में माइक था, आपने सीएम साहब को डायरेक्ट बोला। आपने बड़ी सभ्य तरीके से बोला था, मैंने सुना था। गुस्सा जरूर था लेकिन आपने बोला था मुख्यमंत्री जी संभाल लेना। हमारा अधिकार है जी। मुख्यमंत्री सबका होता है। अगर कोई उसकी पार्टी का विधायक गलती करेगा, किसी समाज को गाली देगा, वो विधानसभा में उनके दल के नेता है ना। भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता मुख्यमंत्री है जी। हमारा शिकायत करने का फर्ज है उनके सामने। बिल्कुल। और अगर वो एक समाज का टारगेट करके गाली दे रहा है तो हम किसको कहेंगे? जी, आपने अपने तरीके से ये कहा था भाई इसको रोको। हाँ, इसको रोको, बस इससे आगे कोई बात नहीं थी। बस इसको रोको, हम सहन नहीं करेंगे। तो ये भी कहा था सहन नहीं करेंगे। हाँ, सहन नहीं करेंगे। इसमें आपका सैनी साहब के लिए क्या था कि आप मैं उसको उनका दल का नेता मानने के नाते ही आपने ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपका ऐसा कोई मन नहीं था कि आप सैनी साहब को ये कह रहे हो कि आप मुख्यमंत्री क्यों हो? नहीं, आप तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन हूं मैं? वो तो जिसने वोट दिए होंगे बना दिया होगा। तो जाटों का इसमें उसका कोई रोल नहीं था। देखिए बात सुन, मैं अकेला जाटों का पूरे जाटों के लिए बोलने के लिए अधिकृत आदमी नहीं हूं, लेकिन उसने गाली दी सबको जी। गाली दी तो मुझे चुभी जी। मैं भी उसी वर्ग में पैदा हो रहा हूं जी। मुझे चुभी तो मैंने उस दल के नेता को कहा आप इसको संभालिए, ये चीजें सहन नहीं होंगी। दूसरा, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा है, मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं। अगर मेरे को कहीं लगता है कि गलत कर रहा है कोई आदमी, सरकार में बैठा है या उसके दल का आदमी है, तो सवाल उठाना मेरा सिर्फ एक सवाल था वो। हाँ, सवाल जी। उसके बाद मेरे को अधिकार देता है मेरा संविधान, और आपने अपने अधिकार का यूज किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक चीज और घूमी, वही नेता जिसने गाड़ी दी वो सामने आया। मैंने जाटों को नहीं बोला, जाट तो बोला मेरे अन्नदाता है, मैंने तो जाटों के लिए हमेशा किया और जाटों ने मेरा राजनीतिक कैरियर बनाया, मेरे पिताजी को बनाया, मुझे बनाया। मैंने तो अभय सिंह के लिए बोला था। अरे मेरे भाई, पहले अभय सिंह के बारे में बोलता वो, पहले वो भूपेंद्र हुड्डा को बोलता, हमें क्या दिक्कत थी, जवाब वो देते। लेकिन हुड्डा साहब को तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया, वो तो क्रांतिकारी हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके लिए तो बोला ही नहीं। चलो, अभय सिंह के लिए बोला, पहले अभय सिंह का नाम ले लेता। जी जी जी। अभय सिंह जवाब देता। मतलब बचने का तरीका था ये सिर्फ उसकी एक मैं आपने बात बताऊं। हरियाणा के अंदर एक बुजुर्गों में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा मन हो मन। जी। अरविंद शर्मा जी ने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि 10 किलो गोबर पी गया था शर्त लगा के। जी जी। उनका वो निकला उस दिन, मुझे लगता वही निकला। मतलब आप कहना चाहो देसी भाषा में जो अपने पुराने कार थे बटोड़े मत है, गोशे लकटेंगे। ये भी तो अपने बूढ़े कहा करते, जिसा खावे अनिशा हो मन। उसने अरविंद शर्मा ने कहा ये गोबर पी गया था, वो उसका गोबर ही लिकड़ा। जी जी जी। गोबर ही लिकड़ा, नहीं किसी समाज को
बिना मतलब की बकवास करने का लेकिन कौन सा तुक है? अब तो 2 दिन पहले ही एक पंचायत हुई, उसमें उनके पक्ष के कुछ लोग सामने आए, स्पीडो विधानसभा से ही आपको डायरेक्ट टारगेट किया गया कि अगर आप आगे से अगर गाली दोगे तो आपको 100 गालियां मिलेंगी। मैंने तो गाली दी ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो वो 100 बार बोलेंगे। बोलो, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताऊं, प्रजातांत्रिक तरीके से वो बोलो, प्रचार करो। पहली बात तो मुझे पता नहीं वो कौन थे, जी वो जी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, वो कुछ समाज की तरफ से बोल रहे थे, मुझे पता नहीं। मगर उन्होंने आवरण ओढ़ा है ब्राह्मण समाज का। पहली बात तो ब्राह्मण समाज 99% खेती करता है। मैं किसानों के लिए आवाज उठाता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ब्राह्मण से मुझे दिक्कत है या मन में किसी ब्राह्मण से दिक्कत है। वो पर्सनली थे फिर। वो कोई एक वर्ग है जिन्होंने कोई भी किसानों के लिए बोलेगा, मजदूरों के लिए बोलेगा, आज से नहीं सदियों से टारगेट किया है। वो पाखंडी लोग उन लेकिन कुछ लोग जाट जो धर्म के नाम पर सदियों से करते हैं। वो सर छोटू राम के खिलाफ बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बोले, देवीलाल के खिलाफ बोले। एक बार चौधरी चरण सिंह ने तो ये कहा था, अगर ये लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो। वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो मेरे को तो सर्टिफिकेट मिल गया, मैं अब सही दिशा में हूँ। तो मुझे उनके बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। लेकिन पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं तो। अगर वो फंडी क्लास में से, अगर वो फंडी क्लास में से नहीं है, वो बीजेपी के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं, तो फिर अपने मुख्यमंत्री के को, हम तो किसानों का प्रदर्शन था, हजारों गांव हरियाणा प्रदेश के अंदर डूब रहे हैं, हम तो फल्ड की समस्या लेके जा रहे थे। जी बिल्कुल, फल्ड की समस्या लेके जाओ, फल्ड की समस्या का समाधान करवाए, किसानों को मुआवजा दे, मजदूर को एक मुफ्त पैसा दे। लेकिन जाट कौम को राक्षस बोला गया, कब्जाधारी बोला गया, गुंडे बदमाश बोला गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? पर देखिए, मैंने वैसे ये बयान सुना नहीं है, एक साथी ने और पूछा था मेरे पे, लेकिन सच्चाई क्या है, हम कभी राक्षस ना कभी थे ना आज हैं। हम सभ्य समाज का हिस्सा पहले थे, सभ्य समाज का हिस्सा आज है। वो उनकी कुंठा बोल रही है, मतलब जलन लग रहे हैं। हाँ जलन, क्योंकि हजार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ हस्ती हमारी मिटती नहीं, ये दर्द है। ओहो, मतलब ये जड़ते रगड़ने का उनका मकसद ये है कि भी 2 बार सत्ता में आ गए, 3 बार सत्ता, अरे से 10 बार आ जाओ, लेकिन आप तो सड़क के लोग हैं। अगर कुर्सी जाने का गम होगा, चौटाला परिवार को होगा, हुड्डा परिवार को होगा, मैं कद कुर्सी थी आई मारे क्या का दर्द होगा। हम तो खेती करनी है लोग, कल भी खेती करे थे, हुड्डा के साथ भी लड़े, चौटाला के साथ भी लड़े, भजनलाल के साथ भी लड़े, खट्टर के लड़े, सैनिक लड़े। हाँ, उनका तो नहीं है, फिर भी नहीं। वो एक टेस्ट कर रहे हैं, सच्चाई में टेस्ट क्या कर रहे हैं कि क्या हम इतने ताकतवर हो गए कि जाटों को गाली दे सकते हैं। और हम उनका जवाब दे रहे नहीं, हम गाली सहन नहीं करेंगे जी, चाहे आपका शासन कितने बार आओ, हमने कोई लेना देना नहीं। आप इसना अपना शासन मान दोगे। वैसे तो मुख्यमंत्री सबका होता है, हाँ, ये तो जितना उनका इतना हमारा प्रदेश का है। जिस दिन ये मुख्यमंत्री बना, मेरी तो टिप्पणी आप निकाल के देख लो, मैंने ये कहा था मनोहर लाल खट्टर जी तो शायद दुकानदार होगा भाई, नायब सैनी तो शायद भाई आ गया, 2 किले ईख के होंगे, इसके हमारे बाजरे के होंगे। जी जी जी, मेरा तो बयान ये था जी, वो भी तो किसान है। हाँ, मैंने तो खुशी मनाई थी, क्योंकि हम जातियों में नहीं देखते, हमने देखा था किसान आ गया जी, किसान तो भाई है। अगर भाइयों का दर्द है तो रो भाई, महाराज के इलाज उनका गोली लो, दर्द अपना मिटाओ। एक बयान और वहां से ही आया कि एक ब्राह्मण का शराफ है, कदे तब मुझे हंसी आई, मन तो मिली ही नहीं कदे, हमने भी नहीं भाई। मेरे तो अगर शराब दिया है तो उसका शराब मन ऐसा लगा शराब गलत जगह यूज कर लिया, जो विफल हो गया, क्योंकि शराब जो कुर्सी मांगे न्यूनती दे दो यार। जी जी, फिर उनका लागा हुआ देखा है जी, हिम्मत तो पहले मिली नहीं, आगे संभावना नहीं। मेरे दर तो फिर उसने शराब दे के और दूसरा आदमी फ्री कर दिया जो कुर्सी का दावेदार क्या है। जी जी जी, 21वीं सदी में है हम जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश चलेगा। हाँ, ये शराब पराप फलाना देखड़ा, इसी से तो हम कहते हैं फंडी लोग गए थे
अब मेरे को कहने लगे आपके पास क्या प्रूफ है? पत्रकार करे वो फंडी थे। हाँ। मैं कहने लगे श्राप देने लग रहा है। इससे बड़ा फंडी और क्या होगा? ये फंडी तो है। जी जी जी। क्या मतलब उसका? वो सपीता में बैठ के मैंने श्राप दे दिया तो श्राप पाकिस्तान में दे देने, रोज मनुष्य मारने लग रहा। हाँ, चाइना आधा चाइना दे, आधा हिंदुस्तान वो बड़ंदा दे देना उसने श्राप। हाँ। आया श्राप वाला। जी जी। ना मतलब की दो चार व्यक्तिगत क्वेश्चन है जी। अवसर मिले एकदम से किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से ज्वाइन करने का, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कोई अन्य दल? देखिए, हम राजनीति से परहेज नहीं करते मेरे भाई जी। मैं अपना बताऊं, हमारा जो संविधान है भारतीय किसान मजदूर यूनियन का, हमने साफ कहा अगर किसी हमारे संगठन के किसी सदस्य ने अगर राजनीति करनी तो संगठन में से इस्तीफा दे और जाओ करो। कोई भी होता है। उसका सहयोग नहीं, वो जिस हिसाब की पार्टी लाइन होगी। नहीं, मेरा सवाल तो सीधा सुरेश कोच से है। हाँ, इन पार्टियों में से एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ जी। पहले कई बात नहीं कहते हम तो राजनीति करते ही नहीं, ये नहीं है, ये मिथ्या है। हाँ, ये नहीं है। अगर मान लो किसी से, क्योंकि हमने सारी जिंदगी विचारों में जिंदगी जी है, बीजेपी का तो आप कांटा मार दो, मोटा काटा, क्योंकि इसका जन्म आरएसएस से जी। और जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, सर छोटू राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ तो टकराव रहा आरएसएस का जी। तो आरएसएस से जनित पार्टी, आरएसएस से पैदा हुई पार्टी, चाहे कोई भी है, वो हमारा तो दूर है जी। रहेगी बात अब गांधीवादी लोग रह गए, देवीलाल के सिस्टम का। देवीलाल वाला मामला देखो, हमने मैंने पहला भी आपने बताया हमारी 3-4 पीढ़ी उसे उसमें गुजरी जी। मगर आज वो उस ताकत में ही नहीं है, आज वो उस ताकत में नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके जी। और ना फिलहाल तक मेरी कोई मंशा है। एक मिनट, रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का हमारा संपर्क ही नहीं। मैं तो भाई फिलहाल खाली हूं। अभी कोई क्योंकि आवा में कोई सवाल आवर आवा में मैं जवाब दूंगा, ये मेरी आदत भी नहीं, मैं साची बोलूं। अभी तक कोई संभावना नहीं है। हाँ, 2 ही चीजें हैं हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर, अब तीसरी चीज चलेगी नहीं। एक बीजेपी, एक पक्ष है पूरे देश में है, और एक बीजेपी को हराने वाले जी, समझ गए? नहीं, 2 ही पक्ष है, तीसरा कोई पक्ष ही नहीं होगा। अब बीजेपी को जो हराने वाला है, चाहे हम वोटर की हैसियत में हो या नेता की हैसियत में हो, कहीं भी होंगे तो खड़े, जहां ताकत दिखेगी वहां खड़े होंगे। हो सकता है वोटर की हैसियत में खड़ा था ना कांग्रेस के खिलाफ जी। कांग्रेस में तो मेरी कहीं जड़ नहीं रही जी। अभय सिंह चौटाला के साथ मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत इतने अच्छे संबंध, अगर आप अब भी पूछोगे जाके, वो मेरे को भाई की तरह इज्जत करेगा। आप कर लियो सवाल जी। और उसने कहा भी भाई तो यार एक आदल कम तुम्हारी कह दे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये मेरी विचारधारा मामला तो मेरा भी तमाना को। तो कांग्रेस में तो इतने दिन ये बाप ने इतना प्रचार कर दिया, अब तो भाईचारा बन क्या होगा? ना ना ना, मेरे को तो आज भी मैं एक आध टिप्पणी कर देता हूँ, कांग्रेस तो आज भी जड़ा है मेरे पे एक आध टिप्पणी, क्योंकि जैसे आप सवाल पूछो, कोई एक आध सवाल आ गया वह कांग्रेस क्यों आ रही, तो मैं एक आध बार कह दिया कुछ तो भाई चुनाव आयोग रुआनिया है, वोट 61% पड़ा, 67% की करी, और कुछ भाई जिन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी मिले थी उन्होंने ही दूसरे नेताओं को पहला ही मुख्यमंत्री बनकर पहला साइड लाइन लाना शुरू कर दिया, जातीय नारे लगा दिए खुद के। जी जी जी। मैं जिसको मैं मुख्यमंत्री, मेरे दिमाग में यह था भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं या कह दूं या कह दे मेरे उसका अगला मिर्ची लग गए, कई बार लिखड़ गई मेरे पे बात जी जी। तो जिस तरीके से ये पॉलिटिकल चीजें घूम रही हैं, मैं मानता हूं हरियाणा के अंदर कोई नया खेल होगा जल्दी, क्योंकि ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समर्थन को संभाल पाए, अभय सिंह चौटाला का गले पीतर लागे रहे, दूसरे जो न्यू कहे हम तो छोटू राम तो ही बड़े बन गए, बड़े नेता। हाँ, छोटू राम और देवीलाल और तो बड़ा काम कर दिया हमने जी जी। 750 किसान मर गए जी। न्यू कहे मैं अगर समर्थन वापिस लेता, मेरे विधायक वादे बिजली पड़े थी, धरती दग्ध हुई थी। अरे अभय सिंह का इस्तीफा सिर्फ इसलिए दुआया था हमने,
क्या बात, ये छोरा बह रहा है। ये और बाहर आ जा हाँ, और अगला का प्रेशर एक पड़ा। पूरे देश में एक मैसेज जावा भाई, हरियाणा के अंदर सरकार को अस्थिर कर दिया किसानों ने। उस मौका जरूर थी किसानों ने उसकी जी, और मौका पर काम नहीं आया, ये लोगों ने फिर रिजेक्ट कर दिया जी। सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, मतलब बोया नहीं समझ ना। विपक्ष के नाम से फिलहाल बात सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ताकतवर नेता विपक्ष में फिलहाल, दूसरा नंबर पर अभय सिंह है। जी जी सबने बेरा इस बात का जी। ये वो बातों में घुमाए जाओ, कोई इन बातों का कोई उचित ही नहीं बेचारा। ही आम आदमी पार्टी वो जन्म लेते ही मर लिया, कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं। क्योंकि जिस वोट बैंक की वो राजनीति करते हो तो बीजेपी के पास पहले से बीजेपी के पास है जी। तो सुरेश कोच जी, अभिमन्यु मूवीज पर जुड़े, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है। आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, आपके सवालों को पढ़ा जाएगा, एक एक का जवाब नेक्स्ट पॉडकास्ट में कोच साहब से कराया जाएगा। और एक नई जानकारी उन्होंने दी कि ये कोच खोद से बने हैं। हाँ, खोद एक परंपरा होती थी कभी जमाने में, आज से 1000 साल पहले जी। जो जागीरदार होते थे ना, जागीरदारों को पूरे जो इंडस वैली है, पूरे देश में नहीं, जो इंडस वैली है वहां जहां से सिंधु घाटी जिसको बोल रहा पे, कश्मीर से लेकर के जहां अपना समुद्र में वो नदी पड़ती सिंधु, उसके आसपास को इंडस वैली बोलते हैं। इंडस वैली के अंदर ये प्रथा थी। किसानों का कोई संगठन खड़ा हो उसका है इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए सामने, बिल्कुल अपने उम्मीदवार नहीं, नहीं, ये अलग विचारधारा, ये अलग विचारधारा, ऐसा कुछ नहीं होना। कोई भी सामाजिक आदमी, मैंने भी चुनाव लड़के देख लिया, गुरनाम सिंह चडूनी ने चुनाव लड़के देख लिया, राकेश टिकैत ने चुनाव लड़के देख लिया, वीएम सिंह ने चुनाव लड़के देख लिया, अपना कितना योगेंद्र यादव ने चुनाव लड़के देख लिया, गुरनाम सिंह चडूनी यार 32 साल किसान 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 किसान, रात ने सुंदर भी आए नाम ले 11 से वोट आए बेचारे। जी जी, कोई किसान भी ना आए उसके गलत समझ गए ना? जी जी। तो ये बड़ा धन्यवाद, आपने समय दिया और पूरा लंबा समय दिया, उसके लिए थैंक यू। और हम आपके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, और शराब तो बचे रहो ना। वो शराब विफल हो गया उसका मेरे पे कोई टोना टोटका काम नहीं करेगा। पूरा मैं पूरी फंडी क्लास को चैलेंज देता हूँ, करके देख लो जी, कोई टोना टोटका काम नहीं करेगा। राम राम साहब, राम राम।